से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा बच्चों में आपको जो आने वाले एग्जाम में आपके काम आएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, अब इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि उत्तराखंड का जो पोर्शन है बच्चों, जैसे करंट अफेयर्स का पोर्शन अगर आप छोड़ दिया जाए तो उत्तराखंड का एक मैं नया फोल्डर बनाने वाला हूं जो उत्तराखंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित होगा, जिसके अंदर आपको तमाम प्रकार के उत्तराखंड के अधिनियम, इसके अलावा तमाम प्रकार के आयोग, इसके अलावा अलग अलग प्रकार के अधिकार, इसके साथ साथ जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे क्या प्रावधान है नियुक्ति का, किस तरीके से कौन नियुक्ति करता है, वर्तमान कौन है, इस तरीके के जो प्रश्न हैं बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपके एग्जाम में निभाते हैं। और इस तरीके के अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो आपका कहीं ना कहीं एक एडवांटेज रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं लाइक उत्तराखंड की हिस्ट्री है, उत्तराखंड के जिला सीरीज है, ये तो है ही है, ये तो अपनी जगह आता ही आता। और ये आपने तमाम प्रकार के जो मतलब मैंने भी कराए हैं या कहीं और से कर रहे हैं, जो भी आप किताब का सहारा ले रहे हैं किताबों का, वहां से आप लोग उस चीज को कवर कर ही रहे होंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। तो हम लोग इसको आगे देखेंगे। इससे पहले मैंने उत्तराखंड करंट अफेयर्स, तो आप इसको ना करंट अफेयर्स की कॉपी पे ही लिख देना, जो मैं आज वीडियो बनाऊंगा उत्तराखंड करंट अफेयर्स की कॉपी पे ही लिख देना। इसके बाद में जो फोल्डर आपको बनाऊंगा एक नया, मतलब यहाँ से इसके बाद एक नई सीरीज में चलाऊंगा फोल्डर की, नया फोल्डर बनाऊंगा प्लेलिस्ट में, उसके अंदर आपको तमाम प्रकार के अधिनियम वगैरह वो सब कराऊंगा। अभी तो मैं बेसिक करा रहा हूँ, और जितने भी अभी हाल फिलहाल के दिनों में वो बने हैं, क्या करके एक्ट पॉलिसीज बनी है, ठीक है, जैसे जैव प्रौद्योगिकी नीति कब बनी, या इसके बाद कचरा प्रबंधन की नीति क्या है, इस तरीके से जो नीतियां हैं, यानी कहने का मतलब उत्तराखंड सरकार के प्रमुख अधिनियम, प्रमुख नीतियां, इसका एक क्या बनाएंगे हम लोग फोल्डर बनाएंगे, उसमें आप देखना। साथ ही साथ उसके तुरंत बाद उत्तराखंड सरकार की प्रमुख योजनाओं पर एक वीडियो बनेगी। तो ये पूरे के पूरे फोल्डर आप लोग सही से क्या करना, तैयार करना, ठीक है। देखिए बच्चों, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी द्वारा आपने सुना होगा अग्निवीर सेल की स्थापना करने का घोषणा की है, ठीक है। तो लिखो, अगर ये सेल की अग्निवीर जो योजना है इसके लिए अग्निवीर सेल बनेगा, यानी अग्निवीर प्रकोष्ठ बनेगा, तो उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बनेगा। उसमें क्या होगा कि जो अग्निवीर प्रकोष्ठ बनेगा बच्चों, अग्निवीरों के लिए नीतियां बनाने का वो काम करेगा, उसके लिए रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को करेगा, और तमाम प्रकार की जो सुविधाएं उनको दी जा सकती है, चाहे सरकारी सेवा में हो या अन्य जगह हो, उसके लिए वो सरकार को रिकमेंड करेगा, ठीक है। तो लिखो, पहला क्वेश्चन लिखना, हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीर सेल बनाने की घोषणा की है, प्रथम राज्य बनेगा, ठीक है। अग्निवीर प्रकोष्ठ भी लिख सकते हो, अग्निवीर प्रकोष्ठ या अग्निवीर सेल बनाने की घोषणा, अग्निवीर सेल, ठीक है। ये घोषणा हुई है बच्चों, कहां पे हुई है, उत्तराखंड ने की है। तो लिखो आप लोग, और प्रथम लिख देना है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य, आप पूरा लिखना, हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीर सेल यानी अग्निवीर प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा की है, तो वो हो गया उत्तराखंड। और इसमें बच्चों ये पहला राज्य जिसने ये घोषणा की, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अग्निवीर सेल वाला क्वेश्चन लिख लेना। दूसरा लिखो बच्चों, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना यानी सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। स्वरोजगार योजना, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें याद रखना, ये कब शुरू हुई वगैरह छोड़ दो, इसमें ना लगभग 2 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट को टेकअप करती है गवर्नमेंट। यानी अगर कोई महिला जो एकल महिला है वो 2 लाख रुपए तक कोई प्रोजेक्ट है जिसमें वो कोई काम शुरू करना चाहती है, तो गवर्नमेंट उसमें 75% तक अनुदान देती है, ठीक है। यानी इस योजना का सीधा सीधा मतलब ये है 2 लाख तक की परियोजना स्वीकृत की जाती है, इसमें लिखो, और इसमें 75% तक गवर्नमेंट अनुदान देती है, ठीक है। लिखो 2 लाख की परियोजना तक लिखो, तक लिख देना, ठीक है। 2 लाख तक की परियोजना स्वीकृत, यानी 2 लाख तक की परियोजना लिखो, तक की परियोजना स्वीकृत। यानी अगर कभी पूछता है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत कितने लाख तक की परियोजना स्वीकृत की जाती है, 2 लाख, तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, जो 75% इस 2 लाख का, जो या 2 लाख है जितना भी होगा, 1.5 लाख 1,70,000 अनुदान, ठीक है, यानी सरकार की ओर से इसमें अनुदान दिया जाता है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज पूछता है कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है, स्टेटमेंट नंबर 1, इसमें 3 लाख तक परियोजनाओं को स्वीकृत किया जाता है, तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इसमें 2 लाख तक की ही स्वीकृति दी जाती है, और जितना जो 2 लाख के अंडर जो स्वीकृति होगी बच्चों, उसका 75% भाग जो होगा, यानी वो अमाउंट होगा, जो पैसा बनेगा, वो गवर्नमेंट अनुदान के रूप में उसको देगी, उसमें कोई उसको ब्याज वगैरह देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक प्रकार की सब्सिडी मान के चलो। तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, और इसमें लाभार्थी कौन होगा, जो एकल महिला होगी बच्चों,
बच्चों, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से जो योजनाएं हैं या जो भी एक्ट बने हैं, पॉलिसीज बनी हैं, उस पर मैं एक जल्दी ही एक नया फोल्डर लेके आऊंगा, शायद मंडे से ले आऊं या कल परसों से ही ले आऊं, तो वो सही तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, अच्छे से तैयार करना है उसको। अगला लिखना बच्चों इसमें अंदर, छठे लोक संवर्धन पर्व का आयोजन कहां पर किया गया, ठीक है, लिखो छठे लोक संवर्धन पर्व ये बच्चों देहरादून में आयोजित हुआ, ठीक है, ये कहां पे आयोजित हुआ, देहरादून में। और ये पता होना चाहिए कि जो ये छठा लोक संवर्धन पर्व है बच्चों, इसमें उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जिसने केंद्र के साथ सहयोग के माध्यम से किया, यानी केंद्र का इसमें पूरी तरह से सहयोग या भागीदारी रही। अब इसमें क्या होता है, जो अलग अलग यानी आपके लोक कलाएं हैं, चाहे आप शिल्प कला को, हस्तकला को, जो भी कहते हो आप, ठीक है, उनके अलग अलग प्रकार के देश की जो हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं उसके स्टॉल्स वगैरह लगे थे यहाँ पे। तो इसमें क्या किया, लोक संवर्धन पर्व में जो भारत में संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, वो भी इसमें इन्होंने प्रतिभाग किया। तो देहरादून में आयोजित किया। इसे ब्रैकेट में लिखो, केंद्र के सहयोग से लोक संवर्धन पर्व आयोजित करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, ठीक है, लिखो केंद्र के सहयोग से या केंद्र की भागीदारी के साथ, लिखो केंद्र की भागीदारी के साथ लोक संवर्धन पर्व का आयोजन करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। और उत्तराखंड लोक संवर्धन पर्व में क्या होगा, सिंपल सी बात है बच्चों, जो भी हमारे लोक कलाएं हैं, यानी जो अपने आप में शिल्पकार हैं, हस्तशिल्प हैं, लोक कलाकार, उनका एक साझा मंच था, ठीक है, साझा मंच मतलब यानी जो लोक कलाकार हैं, शिल्पकार हैं या हमारे जो हस्तशिल्प हैं, उनका एक साझा मंच था। सभी लोग अपने स्टॉल वहां पे लगा रहे थे। देहरादून में परेड ग्राउंड के पास ही ये हुआ था, ये पता भी होगा आपको, ठीक है। अगला लिखो, नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला, ठीक है, लिखो नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक मतलब यानी कोई बिजनेस करना चाहता है या कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई आपका जो मतलब पूंजीपति मान के चलिए या कुछ भी है, जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो हम जहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कितना हमारे अनुकूल है, यानी वहां पे व्यवस्थाएं कैसी हैं, सिंगल विंडो सिस्टम है या नहीं है, यानी मतलब इधर उधर अनावश्यक कागज वगैरह का काम तो नहीं है, लाल फीता सही कितनी हावी है, या और इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है। इन सभी मानकों के आधार पर नीति आयोग क्या करता है बच्चों, निवेश अनुकूलता सूचकांक जारी करता है। तो उस निवेश अनुकूलता सूचकांक में ओवरऑल में उत्तराखंड जो है बच्चों 11वें पोजीशन पे रहा, जबकि जो नॉर्थ ईस्ट जो पर्वतीय हिमालयी राज्य है उसमें उसने पहला स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो लिखो नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक, ठीक है, निवेश अनुकूलता सूचकांक, निवेश अनुकूलता सूचकांक में उत्तराखंड, ठीक है, कौन सी पोजीशन पे रहा बच्चों, 11th पोजीशन पे रहा। और ये कब का है, नीति आयोग का निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में जो जारी हुआ है। अब ये 11वें पोजीशन पे रहा, आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, इसमें उत्तराखंड ने 47.5 अंक प्राप्त किए, यानी 47.5 अंक प्राप्त किए, फ्रंट रनर श्रेणी में ये रहा, ठीक है। इसमें कितने अंक प्राप्त किए, 47.5, और इसमें किस श्रेणी इसकी रही, फ्रंट रनर अप श्रेणी, लिखो फ्रंट रन श्रेणी, ठीक है, श्रेणी लिख दो आप इसमें, फ्रंट रन श्रेणी में उत्तराखंड इसमें रहा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रंट रनर श्रेणी लिखो, फ्रंट रनर श्रेणी, फ्रंट रनर जो है इसमें उत्तराखंड रहा, ठीक है। अब यही नीति आयोग का जो निवेश अनुकूलता सूचकांक है, इसमें लिखो हिमालयी ऑब्लिक नॉर्थ ईस्ट राज्यों में पहला, ठीक है, राज्यों में प्रथम, यानी जो हमारे हिमालयन स्टेट हैं। अब आप कहोगे सर हिमालयन स्टेट कौन से हुए, हिमालयन स्टेट बच्चों आपको पता होना चाहिए जो हिमालय के साथ अपनी क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं, यानी जो पर्वतीय राज्य हैं, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश है या नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं मेन आपको पता होगा, इसके अलावा सिक्किम हो गया, ये सब हिमालयन स्टेट की श्रेणी में आते हैं। हिमाचल प्रदेश है, हमारा खुद का उत्तराखंड है, इस श्रेणी में क्या है बच्चों, उत्तराखंड को प्रथम स्थान दिया गया। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन पता होना चाहिए कि निवेश अनुकूलता सूचकांक में ओवरऑल किस कंट्री जो देश में स्थान रहा उत्तराखंड का, वो कौन सा रहा था, अपने आप में मतलब 11th पोजीशन पे रहा।
रहा था और फ्रंट रनर श्रेणी में ये रहा था। 47.5 इसका स्कोर रहा है आउट ऑफ 100। देन जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, जो नॉर्थ ईस्ट या जो हिमालयन उसमें है राज्य है, उसमें किस स्थान पे रहा ये भी आपको पता होना चाहिए। ये होगा कि उसमें प्रथम स्थान पे रहेगा। ठीक है, ये सब चीजें, इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला देखना बच्चों, अब कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, हाल ही में बच्चों आपने सुना होगा, भले ही थोड़ा सा पुराना आपको लगे, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं। सुभाष कुमार समिति का संबंध लिखो। सुभाष कुमार समिति का संबंध क्या लिखोगे? सुभाष कुमार समिति का संबंध किससे है? जो सुभाष कुमार समिति है बच्चों, ये सशक्त भू कानून बनाने के लिए रिकमेंडेशन की इसने, तो कभी कभी मैच करने को क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लिखो सुभाष कुमार समिति का संबंध लिखो। क्या लिखोगे आप इसको? सुभाष कुमार समिति का भू कानून हेतु, ठीक है, गठित सुभाष कुमार समिति। सुभाष कुमार समिति, ठीक है, ये किस चीज के लिए बतो? सख्त भू कानून, यानी भू कानून से संबंधित है। ठीक है, उत्तराखंड में भू कानून के संबंध में कौन सी समिति बनाई गई? सख्त भू कानून के लिए सुभाष कुमार समिति का संबंध उससे से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसने जो रिकमेंडेशन की थी, आपको अगर ध्यान होगा, इन्होंने ये कहा था कि जो अब बाहर का व्यक्ति है वो शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि भूमि केवल 250 वर्ग मीटर ले सकता है बच्चों। यानी जो उत्तराखंड का रेजिडेंट नहीं है, यानी उत्तराखंड से बाहर का है, उत्तराखंड का निवासी नहीं है, वो अब क्या कर सकता है? शहरी क्षेत्रों में केवल 250 स्क्वायर फीट यानी वर्ग मीटर जो है अपने आप में क्या ले सकता है? वो गैर कृषि भूमि ले सकता है। तो इसमें आप चाहो तो लिखो, अब बाहर का व्यक्ति शहरी क्षेत्र में गैर कृषि भूमि केवल 250 वर्ग मीटर ले सकता है। ठीक है, कितना? 250 वर्ग मीटर। और कौन ले सकता है? गैर कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि गैर कृषि भूमि कितना ले सकता है? 250 वर्ग मीटर। और कौन, कहां पे? शहरी क्षेत्रों में, यानी अर्बन एरिया जो है वहां पर। और कौन? आउट ऑफ उत्तराखंड का जो होगा। ठीक है, गैर निवासी, यानी बाहर का व्यक्ति लिखो, गैर निवासी लिखो, या बाहर का व्यक्ति जो भी लिखते हो आप, बस समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, उत्तराखंड से बाहर गया तो शहरी क्षेत्रों में 250 वर्ग मीटर यहाँ पे जमीन ले सकता है, गैर कृषि भूमि है। ठीक है, अब इसके अलावा बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन बने हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखो आप लोग, न्यायमूर्ति VS वर्मा समिति का संबंध लिखो आप लोग। न्यायमूर्ति BS वर्मा समिति, BS वर्मा समिति। कई बच्चों को हो सकता है पता हो, कईयों को ना पता हो। तो BS वर्मा समिति जो है बच्चों, पंचायतों में आरक्षण से संबंध है। यानी जो न्यायमूर्ति BS समिति है वो पंचायतों में OBC को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व हेतु गठित समिति। ठीक है, तो लिखो उत्तराखंड में पंचायतों में, उत्तराखंड में पंचायती राज होता है ना, पंचायतों में OBC को उनकी जनसंख्या के आधार पर, उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने हेतु, ठीक है, के आधार पर प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो ये क्या है? उत्तराखंड में पंचायतों में बच्चों OBC को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने के लिए न्यायमूर्ति BS वर्मा समिति बनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये रिकमेंड वगैरह इसकी देखना, तो ये ध्यान रखना आपको कि न्यायमूर्ति BS वर्मा समिति का संबंध किस चीज से है। ठीक है, अगला लिखो बच्चों, उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? उत्तराखंड लोक संपत्ति, उत्तराखंड लोक संपत्ति यानी जो क्या है? सार्वजनिक संपत्ति यानी सरकारी जो प्रॉपर्टी है, तथा निजी तथा प्राइवेट संपत्ति क्षतिपूरक विधेयक, क्षति पूरक विधेयक। यानी किसी ने अगर उत्तराखंड में 2024 का है बच्चों, ठीक है, किसी ने अगर सरकारी संपत्ति को या निजी प्रॉपर्टी को अगर कोई मतलब नुकसान पहुंचाए तो उसके क्षतिपूरण कैसा करना है, उसके लिए 2024 में आया बच्चों, विधानसभा में 11 मार्च 2024 को पार होता है, ये नहीं पढ़ना है। इसमें क्या है बच्चों? 100% वसूली हेतु दावा अधिकरण का गठन किया गया है। ठीक है, इसमें लिखो, इस विधेयक में, इस वाले में लिखो, इस विधेयक में 100% वसूली हेतु दावा अधिकरण, दावा ट्रिब्यूनल, ठीक है, दावा अधिकरण का गठन किया गया है।
ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड लोक संपत्ति निजी क्षतिपूर्वक विधेयक के संबंध में कौन सा सही है, 2024 में विधानसभा में पेश हुआ और ये 100% वसूली हेतु दावा अधिकरण का इसमें गठन का प्रावधान किया गया। ये आपको क्या होना चाहिए, कंप्लीट पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखो बच्चों, उत्तराखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के गठन, ऐसे लिखो आप, उत्तराखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, उत्तराखंड ट्रांसजेंडर बोर्ड का अध्यक्ष, ये होते हैं बच्चों सीएम। ठीक है, उत्तराखंड देश में 18वां राज्य है बच्चों, 18वां राज्य जिसने उत्तराखंड में ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन किया है। ठीक है, तो लिखो उत्तराखंड देश में 18वां राज्य है जिसने, उत्तराखंड देश में 18वां राज्य जिसने ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन किया है। तो उत्तराखंड ट्रांसजेंडर बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, सीएम होता है, और 18वां राज्य उत्तराखंड है जिसने इस बोर्ड का गठन किया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखो, उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026 का उद्देश्य क्या है, उत्तराखंड देवभूमि परिवार, उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026 का उद्देश्य इसमें क्या होगा बच्चों, प्रत्येक परिवार की एक आईडी बनेगी। ठीक है, वो सरकारी योजनाओं के लाभ में उसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें लिखो प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान पत्र दिया जाएगा, प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान पत्र दिया जाएगा, उसके आगे लिखना है। ठीक है, प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान पत्र दिया जाएगा। ठीक है, जिससे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसको मिल सके बच्चों, परिवार को मिल सके। ठीक है, लिखो जिससे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे परिवार को मिल सके। तो प्रत्येक परिवार के लिए क्या बनाया जाएगा बच्चों, इसमें सीधी सी बात है, विशिष्ट पहचान पत्र बनाया जाएगा जिससे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसको मिल सके, परिवार को मिल सके। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बच्चों, उत्तराखंड सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक 2026 ने, उत्तराखंड सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक, ठीक है, गैम्बलिंग लिखो, उत्तराखंड सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक, उत्तराखंड सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक ने किस ब्रिटिश या किस औपनिवेशिक कालीन कानून को समाप्त किया है। ठीक है, विधेयक ने किस ब्रिटिश कालीन कानून को समाप्त किया है, किस ब्रिटिश कालीन कानून को समाप्त किया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। इसने क्या किया है, 1867 का एक ब्रिटिश कालीन कानून था जिसको बोलते थे पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, यानी पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, यानी जो सार्वजनिक जुआ 1867 था उसको खत्म करते हुए उत्तराखंड ने एक नया यहाँ पर क्या बनाया बच्चों, सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक इसको लेके आया है। ये किसके स्थान पे होगा, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, यानी सार्वजनिक जुआ जो अधिनियम था 1867 का ब्रिटिश कालीन, उसको समाप्त करते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक नया विधेयक प्रस्तुत किया, इसका नाम है सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक। अब इसमें क्या होगा बच्चों, जो ऑनलाइन गेमिंग है या अपने आप में सट्टेबाजी है, ये सब अवैध नेटवर्क को इसने रोकना है और दंडात्मक व भारी जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी ऑनलाइन सट्टेबाजी करते हो, जुआ खेलते हैं, उस सबको रोकने के लिए इसमें काम किया जा रहा है। ठीक है, अगला लिखो, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 द्वारा उत्तराखंड माइनॉरिटी, ठीक है, एजुकेशन एक्ट 2026 द्वारा किस पूरा लिखना, किस बोर्ड को खत्म किया गया है। ठीक है, तो लिखो उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड अधिनियम द्वारा, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड, उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, द्वारा किस संस्था या किस बोर्ड को समाप्त किया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 2016 को समाप्त किया है। ठीक है, लिखो इसके द्वारा समाप्त हुआ है उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 2016 को समाप्त किया है। ठीक है, यानी अब यहाँ पे क्या है बच्चों, उत्तराखंड जो माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड है इसने इसको समाप्त कर दिया है। ये जो है अपने आप में उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड जो बच्चों आया है 2016 वाले को, उसने समाप्त कर दिया है, 2025 में आया। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया भी है, मैं दोबारा डिटेल से पढ़ाऊंगा। मैं एक साथ क्या करूंगा, उत्तराखंड के प्रमुख अधिनियम, सरकार की प्रमुख पॉलिसी और ये सब चीजें एक साथ कवर कराने वाला हूं बहुत जल्दी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला लिखो बच्चों आप लोग, हाल ही में किस अधिनियम के तहत मामूली प्रशासनिक और दीवानी मामलों में
जेल की सजा के प्रावधान को हटाकर केवल मौद्रिक जुर्माने का प्रावधान किया गया। तो आप सीधे लिखो उत्तराखंड जन विश्वास एक्ट 2026। ये अभी चलो आप इसको क्वेश्चन मत लिखो, ऐसे लिखो उत्तराखंड जन विश्वास एक्ट अधिनियम। इसको अभी साइड में ऐसे स्टार करना, ये पूरा पढ़ना है आपने, और मैं इसको बताऊंगा आपको 1-2 क्लासेस के बाद। उत्तराखंड, इस क्वेश्चन को मत लिखो। उत्तराखंड जन विश्वास एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो पुराने कानून हैं, जो यूपी के टाइम से थे, जो ब्रिटिश कालीन टाइम थे, उसमें कुछ संशोधन वगैरह होने हैं। तो जन विश्वास एक्ट बहुत चर्चा में रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। तो उत्तराखंड जन विश्वास एक्ट को अभी स्टार रखिए, मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा, यहाँ पे ऐसे मत लिखिए इसको, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2025 के मुख्य प्रावधान। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक विधेयक 2025 के मुख्य प्रावधान लिखो। 2-3 प्रावधान लिख दो, मोटा मोटा समझ जाओगे। पहला लिखो बच्चों, इसमें जबरन धर्मांतरण को रोकना इसका उद्देश्य है। पहला लिखो, जबरन धर्मांतरण को रोकना इसका उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखो बच्चों, सामान्य उल्लंघन पे 3 से 10 वर्ष की जेल हो सकती है। सामान्यतः उल्लंघन पे 3 से 10 वर्ष की इसमें जेल हो सकती है। दूसरा लिखो बच्चों, संवेदनशील वर्ग जैसे SC ST महिला या नाबालिग हैं बच्चों, ऐसे केस में 5 से 14 वर्ष तक की सजा हो सकती है। संवेदनशील वर्ग हेतु जैसे जो SC ST और महिला और बच्चे हैं, इनका जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, तो उस केस में 5 से 14 वर्ष तक की इसमें सजा हो सकती है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और इसके अलावा बच्चों जो भी डिजिटल प्रोपेगेंडा वगैरह फैलाएगा यानी सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें भी इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। और एक लास्ट लिखो इसी के अंडर, सामूहिक या आदतन गंभीर मामला जो होगा उसमें 20 वर्ष या आजीवन कारावास, ठीक है। सामूहिक या आदतन गंभीर मामले में 20 वर्ष या आजीवन कारावास का इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट लिख लो इसमें उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2025 में। बेसिकली इसका उद्देश्य है जबरन धर्मांतरण को रोकना, ठीक है। जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए विधेयक लेके आए। इसके अंदर कुछ सजा का प्रावधान है बच्चों, 5 से 10 वर्ष है। लेकिन अगर जो संवेदनशील वर्ग होगा, SC ST महिलाएं बच्चे होंगे, उसमें कितना है अपने आप में 14 वर्ष तक का इसमें प्रावधान किया गया। उसमें 3 से 10 है, तो इसमें 5 से 14 वर्ष है। इसके आजीवन कारावास या 20 वर्ष या फिर अपने आप में जो बच्चों मतलब जुर्माना वगैरह उसका भी इसमें रखा गया, ठीक है। जुर्माना है नहीं जो भी है। तो उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक के कुछ मेन पॉइंट आप लोग देख लेना, ठीक है। ये थी बच्चों एक छोटी सी वीडियो करंट अफेयर्स के अंडर ही इसको लिखना। आई होप कि ये चीज आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो इसको तैयार कर लेना। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।